हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे हम कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन यानी कि 12th का कंप्लीट सिलेबस करने वाले थे हम इकोनॉमिक्स का। और वही हम कर भी रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैल्यू एडेड मेथड कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाला जा सकता है। हमने डिटेल में बात किया था उसके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले जाके उस वीडियो को देखें, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करें तब इस मेथड पे आए। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे सीक्वेंस में वीडियो तैयार किया जाए ताकि आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलूं और वही सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं हम जो आपके 12th बोर्ड में आपको बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। नाउ वैल्यू एडेड मेथड में हमने डिस्कस किया था क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स, प्रिकॉशंस, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये क्वेश्चन किया था। अब हम शुरू कर रहे हैं इनकम मेथड। तो आइए इनकम मेथड को समझते हैं। इनकम मेथड का दो नाम और है, फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। ये इनकम मेथड का ही नाम है। तो आपके पेपर में ये दो नाम से भी आ सकते हैं कि कैलकुलेट करो नेशनल इनकम फैक्टर पेमेंट मेथड से। तो आप समझ जाना इनकम मेथड की ही बात हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड बोलेगा तो भी इनकम मेथड की ही बात हो रही है, ठीक है। अब देखो, देश का इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम जब निकालने की बात आती है, नेशनल इनकम जब निकालने की बात आती है, आपको पता है NNP@FC को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। जब इसको निकालने की बात आती है कि देश का इनकम निकालना है तो हम अलग अलग वेज लगाते हैं, जैसे कि वैल्यू एडेड लगाया था, ठीक है। उसमें से एक वे ये आया, इकोनॉमिस्ट एक वे के साथ आए कि क्यों ना हम पूरे देश का इनकम को जोड़ लें तो वही नेशनल इनकम हो जाएगा, ठीक है। इनकम मेथड का कंसेप्ट जब आया तो इकोनॉमिस्ट इस कंसेप्ट के साथ आए कि क्यों ना हम पूरे देश की इनकम को जोड़ लें तो वही नेशनल इनकम कहला जाएगा। तो अब बात यह आया, देश में तो बहुत सारी इनकम है, लोग अलग अलग वेज से कमा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने इनकम को क्लासिफाई करना शुरू किया, क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। हमें पता है फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम में आता है, नॉन फैक्टर इनकम आता ही नहीं है। नॉन फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ध्यान है ना, पढ़ाया था, नहीं आता है, ठीक है। तो हमने देखा कि फैक्टर इनकम यानी अर्नड इनकम कितने तरीके से हो सकता है देश में। तो हमने बोला पहला हो सकता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब जो किसी के यहां नौकरी करता है और नौकरी करके जो पैसे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जैसे वेजेस एंड सैलरी इन कैश, मैं किसी के यहां नौकरी करता हूं तो मुझे मंथ के आखिरी में वेजेस यानी मजदूरी या फिर सैलरी कैश के रूप में देता है, ठीक है। ये एक कमाने का टाइप है, ये एक इनकम का टाइप है। दूसरा है पेमेंट इन काइंड, कि मैं किसी के यहां नौकरी करता हूं, मुझे पैसा तो नहीं देता है लेकिन बदले में कुछ दे देता है। जैसे मैं मानता हूं मैं एक फ्लैट में रह रहा हूं, वहां उनके बेटे को 12वीं पढ़ना है, तो उन्होंने बोला आप मेरे बेटे को 12वीं पढ़ा दो, एक साल आपको किराया नहीं लगेगा। तो मुझे पेमेंट तो कर रहे हैं ना बच्चे का, लेकिन किस वे में कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने दिया काइंड में, अपना फ्लैट दे दिया कि आप हमारे फ्लैट में रह सकते हो रेंट फ्री, ठीक है। तो पेमेंट या तो कैश में हो सकता है या फिर काइंड में हो सकता है, यानी अदर देन कैश। काइंड मतलब होता है अदर देन कैश। कई बार आपने देखा होगा गांव साइड में होता है, किसी साइड में कि कोई लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसको बदले में बोलते हो या तो पैसा ले लो या फिर किसी बच्चे का पुराना साइकिल पड़ा है वो ले जाओ, कुछ सामान ले जाओ, तो वो होता है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन अदर देन कैश, ठीक है। तो सर ये भी तो हो सकता है। तीसरा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। अब ये क्या है सर, ये कैसी कमाई है, समझते हैं। ये वो कमाई है, देखो अब जैसे मैं किसी का नौकरी करता हूं, जैसे टाटा में मैं नौकरी करता हूं, तो टाटा मुझे हेल्थ इंश्योरेंस देता है, ठीक है। टाटा मुझे टर्म इंश्योरेंस देता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। तो ये जो टाटा मुझे दे रहा है, क्या ये सबको दे रहा है दुनिया में? नहीं, ये सिर्फ मुझे दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए नौकरी करता हूं, तो ये भी मेरी सैलरी का ही हिस्सा है। ये जो पॉक्स आप देखते हो ना, जैसे आईपीएस कोई बनता है, आईपीएस आईएएस बनता है, तो उसको गाड़ी, बंगला, नौकर, न्यूज़पेपर, तेल, सभी चीजों का पैसा मिलता है, तो ये उसकी सैलरी का ही हिस्सा है, ठीक है। सैलरी का ही हिस्सा है, ये जो पॉक्स हैं वो सारे सैलरी का ही हिस्सा है। तो यही वही है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। जो आपका ओनर, जो आपका मालिक है, वो आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपकी सैलरी का हिस्सा है। मैं कहीं काम करता हूं, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है,
वो हर साल मेरे नाम से 3,000 रुपए का या 5,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भरता है, तो वो इसलिए भर रहा है क्योंकि वो मेरी सैलरी का हिस्सा है, वो सबके लिए नहीं कर रहा है वो चीज। ठीक है, तो ये क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अगला है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन भी एक तरह का कमाया हुआ अर्नड इनकम ही है, यानी फैक्टर इनकम ही है, क्योंकि मैंने 60 साल तक 60 ईयर तक सरकार की नौकरी की या किसी कंपनी की नौकरी की तो मुझे पेंशन मिलता है। और ये जो पेंशन होता है ना, एक्चुअली मेरी सैलरी से डिडक्ट होते रहता है थोड़ा 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 पेंशन के नाम पे, और जब मैं रिटायर हो जाता हूं तो मुझे मिलता है। हालांकि अब तो पेंशन हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 वेज हैं जहां पे आदमी किसी के यहाँ काम करता है और वो उसको बदले में पैसे देता है। या तो मुझे बदले में कैश में पैसा दे सकता है, काइंड में मेरे लिए सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन दे सकता है, या फिर पेमेंट पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ध्यान रखना, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम में नहीं आता है। ध्यान देना, क्यों नहीं आता है सर? पेंशन और रिटायरमेंट कमाया हुआ यानी फैक्टर इनकम है, जबकि ओल्ड एज पेंशन नॉन फैक्टर यानी ट्रांसफर इनकम है। मतलब सर, मतलब यह है कि सरकार का ये एक स्कीम है जहां पे कोई भी पर्सन अगर 80 ईयर को क्रॉस कर जाता है, 80 साल से ज्यादा हो गया है, तो सरकार सबको देती है। अब चाहे आप सरकारी एम्प्लॉय थे या नहीं थे, सबको मिलता है। तो आपने जिंदगी भर कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर आप 80 साल से ज्यादा हो गए हो तो आपको ओल्ड एज पेंशन मिलने लगेगा। तो ये सच में क्या है? ट्रांसफर इनकम है, यानी अनअर्न्ड इनकम है। जबकि पेंशन और रिटायरमेंट क्या है? अर्न्ड इनकम है। ठीक है, ये ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम, ये सब टर्म्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो रेफर कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में ये सब चीजें बताया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये 4 चीज होती है एम्प्लॉयर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, से वेजेज एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। फिर आता है, ये तो वो लोग हो गए जो किसी के यहाँ नौकरी करके पैसा घर चला रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो कि लैंडलॉर्ड टाइप बैठे होंगे, जो पैसा लगा के प्रॉफिट कमा रहे होंगे, जो बिजनेस कर रहे होंगे। हाँ सर, उसमें आते हैं रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यानी मैंने मेहनत करके घर बनाया और रेंट खा रहा हूं बैठ के, ये भी मेरा इनकम है। मैंने मेहनत करके पैसा कमाया, बैंक में रख के ब्याज खा रहा हूं, ये भी मेरा इनकम है। मैं दिमाग लगा के बिजनेस में पैसा डाला और मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो वो भी तो इनकम है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट और भी आगे चल के 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये है 3 हिस्सा। प्रॉफिट 3 नाम से जाना जाता है, डिविडेंड प्रॉफिट, डिविडेंड, डिविडेंड जो शेयर्स पे मुझे पैसा मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये भी प्रॉफिट का ही हिस्सा है। ठीक है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जो प्रॉफिट में अभी बटा नहीं। हालांकि आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है, जैसे मैं अगर 100 रुपए का सामान बेचा हूं, तो हो सकता है ना मुझे 20 रुपए अभी अपने लेबर को पेमेंट करना है, 20 रुपए मुझे मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करना है, 20 रुपए मुझे रेंट पे करना है, तो उसके बाद जो बचेगा ना, वैसे मान लिया 40 रुपए बच गया, ये मेरा प्रॉफिट होता है। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, ये भी प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो अभी बटा नहीं है। ठीक है, चलो, तो प्रॉफिट का प्रॉफिट ये तीनों भी। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन है, जैसे आपको बोल दे प्रॉफिट 100 रुपए है, ठीक है, और डिविडेंड मानो 20 रुपए है, ये 40 रुपए है और ये भी 40 रुपए है, तो अगर आपको सीधे प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप इन सब चीज को इंक्लूड नहीं करोगे। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको इन चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा, इनको 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 जोड़ करके तब प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यानी अगर मेन हेडिंग दिया है तो हम सब हेडिंग को कभी भी नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, अगर मेन हेडिंग क्या है? प्रॉफिट। अगर मुझे सीधे प्रॉफिट दे दिया और ये सब कुछ भी नहीं है, और मान लो है भी, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऑफ 20, तो मैं ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट 100 अलग लिख दूंगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 अलग कर दूंगा तो 120 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट गिवन है तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट लूंगा, अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो मैं सर्च करूंगा कि मुझे और क्या मिल सकता है। ठीक है, तीसरा है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम वो इनकम होता है जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कमाता है।
मतलब सर जहां पे वो खुद ही लेबर है, खुद का लैंड है, खुद का कैपिटल है, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप है, सब चीज खुद का है। जैसे मैंने एक दुकान खोला, मान लो मैंने अपने घर के बाहर एक दुकान खोला, अब मुझे रेंट नहीं देना है क्योंकि घर मेरा था, रेंट का पैसा मेरा है, लेबर भी वहां मैं ही लगा हुआ हूं, लेबर का पैसा भी मेरा है, ओनर भी मैं ही हूं, तो एंटरप्रेन्योर यानी प्रॉफिट भी मेरा है, ठीक है। और मान लो क्या हो गया, लैंड कैपिटल जिसमें उसमें पैसा लगाया है वो भी मेरा है। तो मुझे चार तरफ से इनकम मिल रही है, लैंड भी मेरा है, लेबर भी मेरा है, कैपिटल भी मेरा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी मेरा है। तो जब हम एक से ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स इनकम। हालांकि ज्यादातर ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन करते हैं, ठीक है ना। हमने देखा सर क्या चीज, देखो हमने देखा, यहां लेता हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को अगर हम सर जोड़ देंगे ना तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी। याद है वैल्यू एडेड में क्या आता था, वैल्यू एडेड में आता था जीडीपीएमपी, ये आता था वैल्यू एडेड में। इनकम मेथड में क्या आता है, इनकम मेथड में जब तीनों को ऐड करेंगे तो आता है एनडीपी एट एफसी। सर कहां से आ रहा है, ये आता है बेटा कैलकुलेशन में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखे क्या, आ जाइए। देखो हमें बोला है कि आपको डोमेस्टिक इनकम निकाल के दिखाना है और नेशनल इनकम निकाल के दिखाना है, तो आइए दिखा देते हैं। अब हमें पता है कि क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है देखो ध्यान से, हम ढूंढेंगे क्या क्या सामान हमारे काम का है, बाकी सब चीजों को हम फेंक देंगे, ठीक है। चलो रेड पेन ले लेता हूं मैं। देखो वेजेस, अभी हमने पढ़ा वेजेस, अब चाहे ये सैलरी हो चाहे काइंड हो, आना तो है ही, तो सर वेजेस तो आता है इनकम मेथड में। रेंट आता है क्या सर, अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, सर रेंट भी आता है। इंटरेस्ट आता है क्या सर, हाँ इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट भी आता है। हम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो पहले अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ताकि दोबारा आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। डिविडेंड, सर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट बताया था आपने, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। डिविडेंड तो प्रॉफिट का हिस्सा है, तो हम पहले देखेंगे प्रॉफिट का डायरेक्ट दिया है क्या हमें, नहीं सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया है। अब जब मैंने अभी बताया था अगर प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं देगा तो हम इनको ऐड करेंगे, जो भी हमें मिल जाएगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिखा, डिविडेंड सर 3000, ये तो ऐड होगा ना। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, ये भी तो ऐड होगा सर, होगा ना। देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, ये नहीं गिवन है, नहीं गिवन, जो नहीं गिवन है उसको डिस्कस नहीं करना है, जो नहीं गिवन है उसको छोड़ो, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो लीव इट, जो इंफॉर्मेशन है हम उसी से निकालेंगे ना। मिक्स इनकम, सर मिक्स इनकम भी तो आता है, हाँ हो गया, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी तो है सर 400, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन भी आता है, ठीक है। अच्छा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये भी तो गिवन है, लो ये भी गिवन है, सारी चीजें गिवन है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या था, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है, ठीक है। वेजेस गिवन है, ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी गिवन है और मिक्स इनकम गिवन है। तो इन सभी चीजों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। चलो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लें। ये देखो 10,000, आप पेपर में डिटेल में लिखोगे 10,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 400, वाह यही ऐड कर लेते हैं। 10 5 15,000, 15 3 18,000, 10 5 15 3 18,000, 18 4 19,000, 19,800, तो 19,800 सर ये क्या आया, ये आया एनडीपी एट एफसीसी। अभी बोला था ना यहाँ क्या निकलता है, एनडीपी एट एफसी। इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या निकलता है, एनडीपी एट एफसी। तो ये आ गया हमारा एनडीपी एट एफसी। अब इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम।
तो इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, हमें लेकिन नेशनल इनकम भी बोला है। तो आप देखो NNP एट FC होता है ना, NNP एट FC होता है हमारा नेशनल इनकम। तो यहाँ NN तो सेम है, डोमेस्टिक को सिर्फ नेशनल में चेंज करना है, P भी सेम है, FC भी सेम है। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। छोटे से बड़े पे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो प्लस 1000 कर देते हैं, तो 20,800 ये आ गया हमारा क्या, NNP एट FC क्या आ गया 20,800, ये आ गया हमारा नेशनल इनकम। क्लियर है, ये हो गया हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको विजिबल भी होगा। ठीक है, NNP एट FC। ठीक है, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड का कंसेप्ट अगर आपको सीखना है तो आप फ्रॉम और टू अब्रॉड का कंसेप्ट अगर आपको सीखना है तो आप लास्ट वैल्यू एडेड मेथड की वीडियो को देख सकते हो। तो ये था इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे वैल्यू एडेड में प्रिकॉशन थे, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है 3-4 मार्क्स में कि राइट ऑल द प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। तो देखते हैं क्या क्या है। ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन अभी बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें नेशनल इनकम में नहीं आती है। ट्रांसफर अर्निंग, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, स्कॉलरशिप, पॉकेट, ये सारी चीजें इनकम मेथड में नहीं आएंगी। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, अगर आप चोरी करते हो, गैम्बलिंग करते हो, तो ये कभी भी ऐसा नहीं कि चोरी करके मैं पैसा कमा रहा हूं और नेशनल इनकम में आएगा, नहीं आ सकता है। ठीक है, चोरी किया हुआ, गैम्बलिंग किया हुआ पैसा नेशनल इनकम में इनकम मेथड के थ्रू नहीं आएगा। हालांकि चोरी भी एक इनकम है, गैम्बलिंग भी एक इनकम है, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज, ये याद है वैल्यू एडेड में पढ़ा था, जो कमीशन अर्न किया गया है ऑन द सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, इसको इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कमीशन है किसी की इनकम भी तो है, ये किसी की इनकम भी तो है। ठीक है, नाउ ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड इज टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ब्रोकरेज जो कमाया जाता है ये भी हमारे नेशनल इनकम में आता है। ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये 4 प्रिकॉशंस हमने पढ़े। क्या? पहला, ट्रांसफर अर्निंग या फिर नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट बोलो, ट्रांसफर अर्निंग बोलो या फिर नॉन फैक्टर पेमेंट बोलो, ये सारी चीजें नेशनल इनकम में नहीं आती है क्योंकि ये बिना कमाया हुआ है। अगर इलीगल सोर्स से अगर आप पैसा कमा रहे हो तो भी नहीं आएगा। कमीशन कमाया जा रहा है सेकंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करने से तो आएगा। कमीशन ब्रोकरेज अर्न किया जा रहा है, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, शेर खान है, ये सब क्या करता है, शेयर और डिवेंचर में इन्वेस्ट करवाता है, तो जो ब्रोकरेज लेता है वो आएगा क्योंकि वो किसी की इनकम है। ठीक है, चलिए फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड जो हम 3rd में पढ़ेंगे। तो ये पूरा था इनकम मेथड जिसको हमने पढ़ा। इनकम मेथड क्या होता है, उसके इनकम को क्लासिफिकेशन करके देखा, फिर हमने एक क्वेश्चन किया, फिर हमने प्रिकॉशंस पढ़ा। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जहां हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को, इसी सारे डिटेल्स के अंदर बात करेंगे। ठीक है।